ज्यादा? वेरी फाइन। 183 100 से कितना ज्यादा? अब मुझे बताइए कि 183 कितने अंकों से मिलकर बनेगा? वह कौन कौन से अंक है? अब वहां पर अंक एक जो है, अंक एक में कितनी इकाइयां हैं? अंक 8 में कितनी इकाइयां हैं? अंक 3 में कितनी इकाइयां हैं? अंक 1 में कितनी दहाइयां हैं? कितना दहाइयां हैं? चलो, दो आंसर आ रहा। कितना है दहाइयां? वेरी फाइन। अंक 8 में कितनी दहाइयां हैं? अंक 8 में कितनी दहाइयां हैं? लेकिन अंक 3 में कितनी दहाइयां हैं? अंक 3 में 3 दहाइयां हैं। यहाँ पर जो अंक 3 है उसमें कितनी दहाइयां? इधर से बोलोगे। आओ, बहुत अच्छा। तो अंक 3 में एक भी दहाइयां नहीं है, तो एक भी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग होता है? एक भी नहीं के लिए कौन संख्या होता है? तो आप बोलो कि 3 में, यहां पर अंक 3 में कितनी दहाइयां? तो उसमें बोलो एक भी के लिए शून्य दहाइयां। तो वेरी फाइन। अब फिर जाओ अपनी जगह पर। अंक 1 में कितनी दहाइयां? बोलो फिर से। अंक 8 में कितनी दहाइयां? लेकिन अंक 3 में कितनी दहाइयां? अब चल उल्टा। अंक 3 में कितनी इकाइयां? अंक 8 में कितनी इकाइयां? और अंक 1 में कितनी इकाइयां? वेरी फाइन। अब मुझे बताएं कि आज उपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या है 183 है। हम रोज उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को एकत्र करते हैं और इन एकत्र संख्याओं से हम गणितीय जानकारी को प्राप्त करते हैं गतिविधियों के द्वारा। तो सीनियर स्टूडेंट के लिए वैसा संख्या या संख्याओं का समूह जो आवश्यक सूचना को प्राप्त करने के लिए एकत्र किया जाए, वैसे संख्या या संख्या के समूह को हम आंकड़ा कहते हैं, अंग्रेजी में डेटा कहते हैं। तो कहने के मतलब हम उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को रोज रोज एकत्र करते हैं और इस एकत्रित संख्याओं के साथ हम आवश्यक जानकारी यह प्राप्त करते हैं कि आज की जो संख्या है कितने अंकों से मिलकर के बनी है, कौन कौन से अंकों के मिलकर बनी है और वह अंक किन किन स्थानों पर आया है, और उस अंक के साथ दूसरे अंक का हम तुलना करते हैं अधिक और कम के रूप में। इस प्रकार हम रोज उस संख्याओं के साथ प्ले करते हैं ताकि गणित जो है हमारा जो बोझिल विषय है वो हमारा प्लेइंग एक्टिविटी में शामिल हो जाए, और जो चीज़ हमारे जीवन में प्लेइंग एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, जिसको करने में हम आनंदित महसूस करते हैं, तो हमारी रुचि उसमें बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रख करके यह सब गतिविधियां संचालित की जा रही है आप सबों के साथ मिल करके। आइए, तो मैं आपको पूछ रहा हूं क्लास 1 क्लास 2 के 183 सुनेंगे आप ध्यान से। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 100 अधिक से 183 अधिक है या कम है? अधिक है। आ जाओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 100 अधिक से 183 कम है कि अधिक है? अधिक है। तब मुझे बताओ कि कितना अधिक है? 83 अधिक है? नहीं, गलत है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 100 ज्यादा से अब 183 को तुलना करना अधिक है कि कम है। तो कितना अधिक है कितना कम है? कौन आंसर बताएगा? इधर फेल कर गया। अब चलो 3 4 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 100 ज्यादा से 183 कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 83। नहीं, यहां पर भी फेल कर गया। अब यही सवाल मैं लेके चलता हूं सीनियर बच्चों के पास। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 100 ज्यादा से
184 को तुलना करने पर क्या पाते हैं, अधिक या कम? किसको कम पाते हैं? वेरी फाइन। तो कितना कम पाते हैं? वेरी फाइन। देखो उच्च सदन वाले बच्चे उत्तर दे दिए, लेकिन आपको हम ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि आपको यहाँ सपोर्ट करना था, है ना। वैसे आपका जब हम अवधारणा जब आपके लेवल वाला ले जाएंगे वहाँ आपसे पूछा जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। और 100 से 100 ज्यादा कौन संख्या होगा? 200। तब 200 को तुलना करो 184 से, 184 ज्यादा है कम है? कितना कम है? 17। फिर मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। 183 में 3 निकाल देने के बाद जो संख्या बचती है वो सम है कि विषम है? सम है। और वो कौन सी संख्या है? 180। 183 में 3 निकाल देने के बाद जो संख्या बची हुआ 180 है। अब मुझे बताइए कि 183 के अंकों का योग और 180 के अंकों का योग का अंतर कितना है? 183 के अंकों का योग और 180 के अंकों का योग का अंतर कितना है? वेरी फाइन। चलिए अब क्लास से जो सवाल था आज उपस्थित संख्या के साथ हमने जानकारी लिया। अब मुझे बताओ 183 से 3 कम में कितने जोड़े बनेंगे? हाउ मेनी पेयर? तुम लोग गलत। 183 से 3 कम में जो संख्या प्राप्त करेंगे उसमें कितने जोड़े बनेंगे? नहीं गलत। 54 सही है जी। 90 कौन बोला? ठीक है उसको ताली बजा दो वहीं से। अब विषय को बदलता हूं और उन्हीं विषयों की ओर चलता हूं जिन विषयों पर लगातार इस सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा थी कल गुणनखंड की। यस सर। आज चर्चा होगी गुणज की। यस सर। ये उधर क्या देख रहे हैं? कौन आया है भाई? सब उधर ध्यान देंगे। नहीं सर। चलिए मैं कल ही बताया था कि ए यदि बी का गुणनखंड है तो बी ए का क्या है? गुणज। अब गुणज की बात समझने के लिए मैं यहाँ पर एक खाली पॉकेट रखता हूँ और मैं इस खाली पॉकेट में नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर कितना आम है, लेकिन सवाल मैं ये करता हूँ कि शर्त यही है कि जितना भी इसमें आम हो हम नहीं जानते हैं। आपसे शर्त यही है कि इसमें जब हम 5 करके निकालें तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है इसमें जिसमें शेषफल 0 प्राप्त हो। यानी कि जब जब 5 निकाले तो 1 बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, 4 बार निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस अज्ञात झोले में से 5-5 करके निकाला जाए तो झोले में कुछ भी शेष ना बचे तो झोले में कौन कौन सी संख्या हो सकती है? कौन बताएगा? चलो इसमें हम कितना संख्या रही होगी कि जिसमें हम 5 को बार बार निकालने के बाद शेष 0 प्राप्त हो, माने वहां पर कुछ भी ना बचे, तो उस झोले में क्या क्या संख्या रही होगी? चलिए 25 रही होगी। चलिए मान लीजिए 25 रही होगी। चलिए 25 रही होगी तो 25 में अगर हम 5-5 करके निकालेंगे तो कितनी बार निकालें? 5। और क्या क्या रही होगी? 10। चलिए देखिए जो आता है 15 20 और बताओ 40 भी रही होगी ना? यस ठीक है 40 45 भी रही होगी। 50 आइए यहाँ पर आपने 5-5 करके निकालना है तो क्या क्या संख्या रही होगी इसमें? नहीं होगा। अच्छा बताइए कि आप मुझे बताइए
इस झोला में कम से कम कितनी संख्या रही होगी जिसमें 5 निकालने के बाद शून्य बच जाता हो? कम से कम बताओ। 50। क्या 50 से कम संख्या नहीं रहने पर 8 नहीं निकाला जा सकता है? कितना? क्या 45 से कम रहने पर नहीं निकाला जा सकता पूरा? तो कितना रहा होगा? तो आप मुझे बताइए कि वह सबसे छोटा कौन संख्या रहा होगा? 5। वेरी फाइन, 5 रहा होगा। मैं बहुत अच्छा। अब शर्त है, देखो, इस झोले में से 5-5 करके निकाला जाए और झोले में कुछ ना बचे तो झोले में कितनी कितनी संख्या रही होगी? 5। शून्य भी नहीं होगी। जब इसमें कुछ नहीं रहा होगा तो क्या 5 निकाल सकते हो? नहीं सर। तब इसमें कितनी कितनी संख्या रही होगी? बोलो। 5, 25, 10, 15, 20। राइट। अब मैं बदल देता हूँ। अब इस टास्क को मैं बदल देता हूँ। यस सर। अब यहाँ पर है कि इसमें से अब जो है 6 करके निकाला जाना है। तब कितनी कितनी संख्या रही होगी? चलो लिखो। आप क्या शर्त है कि उस झोले में कितनी संख्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि जब जब मैं 6 करके निकालता हूँ तो झोले में कुछ भी शेष बचता नहीं है। तो आपको बतानी है कि उस झोले में संभव व कौन कौन सी संख्याएं हो सकते हैं जिसमें 6 पर निकालने के बाद कुछ भी शेष जीरो ना बचे। कौन लिखेगा? आ जाओ। तुम प्राइवेट वाले हो, चलो। अब मुझे बताओ, ये तो ठीक है, ऐसे तुम लिखते जाओगे तो कहां पर हम करेगा? 60 के बाद फिर नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। 60 के बाद नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो मुझे बताओ कि ऐसे कितने संख्याएं रहे होंगे जिसमें 6 निकालने के बाद जीरो बचते होंगे? वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो 36 हुआ। आपको 60 तक याद है ना? तो 60 के बाद भी 66 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। चलिए, तो देखिए, अगर इस झोले में 6, 12, 18, 24, 30, 36 यह संख्या रहे होंगे तो 6 निकालने के बाद वहां पर शेष क्या बचेंगे? क्या बचेंगे? शून्य। चलिए, अब इस तरह से हम पाए कि यह भी ऐसे अनंत संख्याएं हो सकते हैं जिसमें 6 करके निकालने के बाद शेष जीरो बचता होगा। अब चलिए, मैं सेकेंड शर्त रखता हूं कि झोले में मैं नहीं जानता हूं कि कौन कौन संख्या है, कितना कितना है, लेकिन 7 निकालने के बाद झोले में कुछ भी नहीं बचता है। तो बताओ कि झोले में कौन कौन सी संख्या रही होगी और सबसे कम कितना संख्या रही होगी? और चलो लिखो, जरा तुम भी लिख लो, आ जाओ। चलो, अब की क्या शर्त है? झोले में से कितना निकाला जाना है? सब उस झोले में कितनी संख्या रही होगी जिसमें 7 निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचता? 7, 14, 21, कितना ही रही होगी? 28, चलो, 35, क्या इतना ही रही होगी? चलो, अब कहाँ तक रही होगी? अनंत तक ना? वेरी फाइन। चलो, अब मुझे बताओ, 7 जब इसमें से निकालेंगे तो कम से कम कितनी संख्या रही होगी? कम से कम जिसे 7 निकालने के बाद शेष जीरो बचता होगा? 7। तो इसमें से अगर 5 निकालना हो तो कम से कम कितनी संख्या होगी जिसे 5 निकालने के बाद जीरो बचे? वेरी फाइन। अब आओ जी, तीसरा लगा जाओ। अब देखो, इस झोले में से अब की बार क्या क्या निकालना है? 11 करके निकालना है। Yes. तो मुझे बताओ झोले में कितनी कितनी संख्या रही होगी? कौन बताएगा?
नहीं रही होगी। क्या और संख्याएं होंगे? इस तरह से संख्याएं पता करेंगे तो कितने संख्याएं होंगी? डॉट डॉट। अब लास्ट क्वेश्चन। अब जाओ दूसरी जगह, अपनी जगह पर जाओ। अब शर्त है इसमें से नौ करके निकाले। आपकी कितना निकाल रहा है? 9। तब कितनी कितनी संख्याएं रही होगी जिसे शेष जीरो प्राप्त हो? कौन बताएगा? 18। है चलो। अब आइए जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं, द डेटा वी हैव कलेक्टेड, उससे हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे सवाल यही किया था कि इस झोले में संभावित वह कौन कौन से संख्याएं रहे होंगे जिसमें 9 निकालने के बाद शेष 0 ना बचता होगा, लेकिन चाहे 9 करके जितनी बार निकाला जाए। यहाँ पर 9 को अगर हम 1 मानते हैं तब ऐसे कौन कौन से संख्या रहे होंगे जिसमें 9 को 1 मानने के बाद पूरे इकाई आ गए होंगे। तो आपने पता किया कि जब 9 निकालना होगा तो इस झोला में 9 भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है ना? इस प्रकार 9 के पहाड़े में आने वाले जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में से 9 को निकाला जाए तो शेष 0। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में जो संख्याएं आते हैं उनमें से अगर 5 को निकाला जाए तो शेष 0 प्राप्त। इसी प्रकार 11 के पहाड़े में यह जो संख्याएं आते हैं, अगर यह संख्या वस्तुओं की रही होगी तो 11 करके निकालना है। उस स्थिति में कुछ भी शेष न बचे तो निश्चित है कि 11, 22, 33 यह सब संख्याएं 11 के अंतर पर मिलेगी। तो अब मुझे देखिए यह 11, अब देखिए किसी संख्या 11, देखो जरा 11 निकालने के लिए सबसे छोटी कौन संख्या होगी जिसमें 11 निकालने पर शेष ना 0 बचे, तो वह 11 होगी। तो यह सभी संख्याएं 11 के क्या कहलाती है? गुणज। 9 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 9 का क्या कहलाता है? 11 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 11 क्या कहलाता है? तो मुझे बताएं यह सब संख्याएं किन संख्याओं का गुणज है? 5 का। यह सभी संख्याएं किन संख्याओं का गुणज है? तो मुझे बताइए किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन होता है? स्वयं संख्या होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन होता है? और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज कौन होगा, क्या यह बताया जा सकता है? नहीं सर। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। यस। और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज कौन होता है बताया? किसी संख्या के गुणजों की संख्या सीमित है कि असीमित है? असीमित है। लेकिन किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या है? सीमित है। फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 11 का जब तुमने गुणज को पता लगाया तो देखा कि इस तरह से संख्या 11 के अंतर पर लगातार मुझे असीमित रूप से प्राप्त होता चला जाएगा। इस कारण कह सकते हैं कि 11 के गुणजों की संख्या सीमित है कि असीमित है? असीमित है। और 11 का सबसे छोटा गुणज कौन है? लेकिन गुणनखंड में मैं बताया हूँ कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होगी? सीमित होगी। लेकिन किसी संख्या के गुणजों की संख्या हमेशा असीमित होती है। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होता है। इन द सेम वे किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन होता है? स्वयं संख्या। तो मुझे बताइए कि इस 11 का गुणज कौन है? स्वयं संख्या। 11। तो 11 का भी गुणनखंड क्या है? 11। तो हर आदमी स्वयं का बाप है और हर आदमी स्वयं का बेटा है।
हर आदमी स्वयं का बाप इसलिए है कि आदमी जो निर्माण हुआ है वह स्वयं के कारण हुआ। हर आदमी स्वयं का बाप इसलिए है, बेटा इसलिए है कि वह स्वयं के कारण निर्माण हुआ है, और बाप इसलिए है कि जब चाहे वह स्वयं को नियंत्रण कर सकता है। तो स्वयं को नियंत्रण करने का भी क्षमता है, और स्वयं का माने जन्म देने की भी क्षमता है। तो किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 5 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? कौन होगा बोलो? अरे अभी बताया ना हूं। अब 5 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? 5 का सबसे छोटा गुणज 1 होगा। भूल गया। चलो 12 का सबसे छोटा गुणनखंड, 12 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा? 12 फेल कर गया। एक सभी संख्याओं का एक जो है संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है और सबसे छोटा गुणनखंड है। तो मैं पूछ रहा हूँ 13 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन है? 13 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 13 का सबसे छोटा गुणज कौन है? 13 का सबसे छोटा गुणज और 13 का सबसे बड़ा गुणज वेरी फाइन। फिर से बोलेंगे। आप एक चीज देखिए, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। आज मैं बता रहा हूं किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज को बताया नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड? फिर मैं बताया कि 11 यदि 66 11 का रिश्ता में गुणज है तो 11 66 का रिश्ता में क्या है? राइट, समझ गए ना? तो यहाँ पर आइए, 11 के गुणज वैसे सभी संख्याएं होंगे जिसमें 11 से भाग करने के बाद शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात तो वे संख्याएं जो 11 से पूर्णतः विभाजित है वह 11 का गुणज कहलाते हैं। 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं 12 का गुणज कहलाएगी। 13 का से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं 13 का गुणज कहलाएगी। बात समझ गए ना? तो ठीक से बोलिए, 11 और एक संख्या 66 है। यहाँ पर मुझे बताना है एक लड़का को, यहाँ पर 2 को मैं लिया, दोनों का रिलेशन बनाना है कि एक दूसरे के क्या लगे। मैं पूछूंगा 11 66 का रिश्ता में क्या हुआ? चल तो फेल कर गया। एक क्यों इसे बोलती हो? बस मुंह मिला है बस बोल देना है। तो दिमाग लगा, ऐसी नहीं अड्डे का नहीं बोल देना। चलो गुणज को दिमाग में रखो कि गुणज जो होता है वो गुणनखंड से बड़ा है। मान लो गुणज को मान लो बाप और गुणनखंड को मान लो बेटा। तो देखो 11 और 66 में कौन बाप होगा कौन बेटा होगा? बाप तो बेटा से बड़ा होता है, तो दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है? छोटा कौन है? 66 किसके जगह आया है? बेटा आए? कौन बोला? और 11 किसके जगह है? तो बाप की जगह कौन है? गुणज। बेटा की जगह कौन है? अब मुझे बताओ कि 11 66 का क्या है? अब यहाँ बताओ, तो बताइए। कोई ऐसे बोलेगा जो बोलाओ यहाँ। 11 66 का क्या है? वेरी फाइन। और 66 11 का क्या है? हाँ तुम अच्छा हो लड़की, बहुत अच्छा। अब आओ, चलो आओ रिलेशन बनाओ। 26 और 13 में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन कौन बोलेगा? दोनों बीच में कौन सा रिलेशन है कौन बताएगा? What way these numbers are related to each other? What way these numbers are related to each other means you have to tell the relations which hold between these two numbers. कौन बताएगा? और आप रहो, raise your hand who wants to tell the answer of this question. नहीं आप लोग भी नहीं, इधर से खाली इधर से हाथ तो कितने होंगे? इधर से भी इतना ही होंगे। कौन बताएगा? बोलो।
हाँ बताओ, जोर से बोलो, चलो बोलो। दोनों का रिलेशन बताओ। यहाँ पर यह इसका क्या हुआ, यह इसका क्या हुआ? 26-13 का गुणनखंड है, रॉन्ग। चलो बोलो, आ जाओ चलो। 26-13 का गुणन है। 13-26 का ताली बजा दो। बताओ, आप 35 के साथ का रिलेशन बताना, कौन बताएगा? कौन बताएगा? वेरी फाइन। आओ यहाँ पर बताओ, कौन बताएगा? चलो आप बताओ। तेरह 26 का क्या है? उधर देखो, उधर हमारा क्या देखते हो, यहाँ देखो ना। याद कर रहा है, याद कर रहा है। 13-26 का क्या है? 26-13 का क्या है? पता है? चलो बताओ बताओ, कौन बताएगा? जल्दी आओ, जाओ आ जाओ, बोला ना, बोलो क्या हो रहा है? 13-26 का, जल्दी भागो वहां से, जल्दी आओ बताओ। 26-13 का, चलो तुम भागो। चलो आओ तुम बोलो। हाँ चलिए, इसको ताली बजाइए। चलो अब बताओ रिलेशन, और कौन बताएगा? बोलो। इधर कौन है? सर रोज स्कूल आने वाला कोई नहीं बताएगा? जाओ तुम बताओ। 40 का गुणन है, 10-40 का गुणनखंड है। ताली बजाओ। बेटा होगा और गुणज क्या होगा? अब आइए, अब मैं बताओ, 11 और 11 यहाँ बाप और बेटा दोनों बराबर दिखाई देते हैं, क्या इसमें रिलेशन नहीं बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा जरा बता दो। वेरी फाइन, यानी कोई संख्या स्वयं का गुणनखंड भी होता है और कोई संख्या स्वयं का गुणन भी होता है। आप मुझे बताइए, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? यदि किसी संख्या का गुणज की बात करना होगा, उस संख्या से आगे न चलना होगा। और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? क्या होगा? तो मुझे बताइए, 13 का गुणनखंड क्या 13 से बड़ा होगा? तो क्या क्या होगा? या तो 13 होगा या तो 13 से छोटा होगा। बोलो, 20 का गुणनखंड क्या 20 से बड़ा होगा? वो जब भी होगा तो 20 होगा, 20 से छोटा होगा। क्या 20 का गुणज 20 से छोटा होगा? नहीं वो सर। जब भी होगा 20 होगा या 20 से बड़ा होगा। समझे ना? यस सर। अब चलिए लास्ट सवाल मैं दे रहा हूँ इसी के अंदर में। अब मुझे बताना है, यहाँ पर रख रहा हूँ 25 और 100 take the pair of each number, then you have to relate them to each other. What way one number is related to other number and what way other number is related to the first number. Means you have to tell the relations between these two numbers and what is the name of relations? Factor and multiple. Yes. कोई आगे बतावे मुझे।
25 और 100 के बीच में जो रिश्ते हैं, प्यारा प्यारे रिश्ते हैं, रिश्तों को बताना है। बता सकती हो? तुम भी बता सकते हो? कौन को बता सकता है? हाथ उठाओ। तुम नहीं बता सकते हो? तुम नहीं बता सकते हो यार? क्या है तुम्हारा बाप का नाम? क्या है? आज क्या सत्येंद्र तेरा बाप का नाम है? टाइटल तो कुछ नहीं, इसी बोलते हो मेरे बाप का नाम सत्येंद्र। चलो आओ, कौन बताएगा? आए तुम बताओगी? तुम्हारा क्या नाम है? अतीफा परवीन है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अकबर हो। चलो आओ, अकबर की बेटी बहुत महान होगी, आज बता दो अकबर की बेटी। बोलना है, खाली बोलना है, बोलना है। उस रिलेशन का नाम बोलना है, उस संबंध का नाम बोलना है जो दोनों संख्याओं में संबंध गुणनखंड और गुणज के आधार पर बैठ रहा है। बोलो। हाँ ठीक है, वेरी फाइन। 125 का कैवा गुणज है? 125। देखो देखो, 5 का गुणज, 5 का गुणज मतलब यह हुआ कि 5 से शुरू होगा, 5, 10, 15, 20 और यह संख्याएं जो 5-5 के अंतर पर गिनते चले जाएंगे वह 5 का गुणज होंगे। तो 5 का गुणज कहाँ शुरू हुआ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50। अब मुझे आपको यह बताना है, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। किसी तो 5 का जो गुणज होगा 5 या 5 से आगे की ओर खोजना है, और 5 के गुणनखंड की बात होगा तो 5 या 5 से नीचे की। अब मुझे बताओ कि 5 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? कौन संख्या होगा? और कौन संख्या? 5 का 5 जो है वो कैवा गुणज है? पहला गुणज। तो 5 का दूसरा गुणज क्या है? 5 का तीसरा गुणज क्या है? 5 का चौथा गुणज क्या है? 5 का चौथा गुणज मैंने 5 को 4 बार गुणित करेंगे तो 20 पाएंगे। अब मुझे बताओ, इधर का लड़का बताओ, कौन लड़का बोला था? तुम बोली थी ना? कौन लड़की थी वो? अकबर की बेटी। इधर आ जाओ, फिर से बोलो। 25 100 का क्या है? 125 का क्या है? अब मुझे बताओ कि 125 का कैवा गुणज है? कैवा गुणज मतलब कि 25 को कितने बार गुणित करने पर 100 प्राप्त होता है? कितना बोला? बोलो। वेरी फाइन। तो मुझे बताओ कि 125 का कैवा गुणज है? चौथा गुणज। कौन है? चौथा गुणज। अब समझ गया ना? सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आओ रिलेशन बताओ। अब मुझे बताओ कि वह गुणज है तो कैवा गुणज है? कौन बताएगा? चलो तुम चलो, चलो बुला, तुम तो है ही हो। अब मुझे बताओ कि 45 9 का कैवा गुणज है? पांचवा बोलो। पांचवा। 5 और 5वां में अंतर है। 5 कुल संख्या को बताता है, लेकिन 5वां क्रम को बताता है, और 5वां कहने से सिर्फ एक संख्या का बोध होता है। तो मुझे बताइए कि 45 9 का कैवा गुणज? चलिए, तो आज हम लोग गुणज के बारे में समझने का प्रयास किए। कल हम लोग गुणनखंड के बारे में समझा। अब कल की क्लास में गुणज और गुणनखंड को हम संयुक्त रूप से समझेंगे समस्याओं के समाधान में, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के साथ, जिसको मैं आज अवार्ड देने वाला हूँ। कुछ कंचा लाओ, कंचा लाओ, कंचा लाओ। टास्क यही है, एट द लास्ट आवर मीन्स बिफोर ब्रेकिंग द मैथ असेंबली, I will put some questions before you and you have to answer my questions. What questions
I am going to put before you. So my question is not in a word, but I will give some. I will arrange some objects in different rule, and you have to write down that expression mathematically, which your eye will see. At the last hour, मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ और इसी एक्टिविटी में जो चीज आपको दिखेगी आंखों को, उसी को गणितीय रूप से प्रकट करना है। अगर मेरे प्रश्नों का आप उत्तर देंगे तो आज आपको मैं अवार्ड दूंगा। ए लाओ, 2 पैकेट लाओ। पैकेट कहाँ? I will present some situations. I will present some physical situation before you. I will put some physical situation before you which your eyes can see. After observing the situation, you have to write down mathematically on the board. How can we express that fact, that event on the board? This is the question. चलिए, मैं लिखने जा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, इस पे गिनूंगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर कंचे जो है, हम कंचे को व्हाट वे वी हैव अरेंज द कंचा हियर, वी हैव पुट ऑल द कंचाज इन ओनली 1 पैकेट। So what your eyes is observing, you know very well. So how many conchas I have kept in this pocket? 20. And यहाँ पर भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब मैं पूछ रहा हूं, गणित का मूल विषय है तुलना करना। क्या हमारे दोनों हाथों में जो कंचों का समूह है, इनके बीच में अगर बड़ा छोटा और बराबरी का चिन्ह रखना होगा तो इनमें कौन सा चिन्ह रखा जाएगा? वेरी फाइन। अब आपको ये भी 20 है और ये भी क्या है? 20 है। चलिए, वह 20 कैसे रखा हुआ है और इस 20 को हम दूसरे तरीकों से रखेंगे, और यहाँ पर जो दिखाई पड़ेगा उसी को गणितीय रूप से बोर्ड पर लिखना है। मैं दिखा रहा हूं, एबीसी है ना, लेकिन 20 को वी आर गोइंग टू अरेंज 20 कंचाज इन डिफरेंट वे। ओनली अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी चेंज, बट द नंबर ऑफ टोटल कंचाज विल नॉट चेंज। तो जो इक्वलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5। चलिए, क्या 20 कंचे इधर भी थे और 20 कंचे इधर भी थे? तो क्या 20 कंचे को मैं पहले किस व्यवस्था में रखा था, उधर जिस व्यवस्था में है आज भी उसी व्यवस्था में है, लेकिन भूतकाल में वह 20 जिस व्यवस्था में थी उस व्यवस्था में वर्तमान में नहीं। लेकिन क्या कंचों की संख्या पर कोई प्रभावित हुआ है? जितना इधर कंचे, दोनों के बीच में कैसा संबंध है? लेकिन अब यहाँ पर कंचे, 20 कंचे इधर जिस तरीके से अरेंज किए गए हैं, क्या सेम वे में 20 कंचे भी इधर अरेंज किए गए हैं? नहीं सर।
खाली अरेंजमेंट को लेकर के अंतर है, नंबर ऑफ कंचेज को लेकर कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर हमारी आंख देख रही है तो उनका अरेंजमेंट को लेकर देख रही है। आइए, और दोनों अरेंजमेंट में जो भी हो, अभी भी कैसा संबंध है, बड़ा का, छोटा का या बराबरी का? बराबरी का। अब क्लास 1 से लेकर के 4 तक के स्टूडेंट को, 5 तक के स्टूडेंट को यह टास्क रहेगा, सीनियर स्टूडेंट को लास्ट में दिया जाएगा। अब यह जो मैथमेटिकल फैक्ट है, आपकी आंख जिस व्यवस्था को देख रही है, जिस व्यवस्था के तहत कंचे यहाँ सजे हुए हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं को जो आंख देख रही है, संख्या का प्रयोग करके गणितीय रूप से बोर्ड पर लिखना है। जो पहले आंसर बताएगा उसको भी मैं अवार्ड दूंगा। मैं बोल रहा हूं 1 2 3, कौन लिखेगा? Who will write down this fact mathematically on the board? क्या मेरा आंख देख रहा है? Both sides there are only 20 conches. 20 conches are on this side and 20 conches are on this side. Only there is difference for their arrangement. On this side all conches are kept in one pocket, but on this side all conches are not kept in one pocket, all are kept in 4 pockets. Means the arrangement of the conches has been changed only. So you have to write down this fact on the board. How can you write down this fact on the board? चलिए मैं इसको आठ दूंगा। प्राइवेट से लेकर के सब बताओ। उधर के सब उठाए हैं। उठाए हैं। कौन सा है? आ जाओ जी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कितनी है अच्छी, लिख के दिखाओ। ताली बजाओ। नो, इस व्यवस्था में रखा हुआ है। एक तरफ 20 है और एक तरफ क्या है? 4 5 बार आया, 4 4 4 5 5 5। यू आर टोटली रॉन्ग एंड यू आर टोटली राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी के साथ गणित का यह सदन समाप्त होता है। जिस बच्ची ने या बच्चा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, आज ही मैं भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्य में वो बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा, आपको भी अवार्ड दिया जाएगा। आज का गणित की संसद समाप्त होता है। कल के क्लास में वी विल study about the factor and multiple combined.